सख्त शराइत ना रखें जिसको हम बर्दाश्त ना कर पाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब आप हैरान होंगे कि अचानक रातों रात मामला क्या हुआ है। वो आपको दिखाते हैं। असल में ये मनाजिर हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप ये देखिए, बहुत सारे इलाके हैं जो इजराइल ने इस वक्त कैप्चर किए हुए हैं, जो गजा के हैं। अब उन इलाकों को इजराइल से दोबारा वापस छीना जा रहा है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि ये जितने बड़े उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें साजो सामान है और जिसमें दूसरी चीजें हैं, वो सारी अब हमास के हाथ में लग रही हैं। वो लड़ाई हो रही है और जिसे वो कहते हैं कि माले गनीमत हमारे हाथ में लगा है। तो वो सारी की सारी तमाम की तमाम चीजें इसराइल के, बहुत सारा, चाहे हो सकता है इसमें कोई अजला हो या कोई चीजें हो या दूसरी चीजें हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके हाथ लग रही हैं। टैंकर्स उनके हाथ लग रहे हैं। और इस सारे मामले पर आप ये देखें कि इस टैंक को आप देखें कि किस तरह वो टैंक गुजरता है और गुजरते हुए वो फिर इनके मिसाइलों का निशाना बन रहा है। ये चीज क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो कल तबाही हुई है वो इतनी ज्यादा हुई है इजराइल के लिए, इतनी ज्यादा हुई है कि एक तरफ तो उनके बहुत सारे वो फौजी मारे गए हैं, दूसरी तरफ यानी वो 10 के 10 जो फौजी जो उनके बड़े अहम थे, वो 13 बटालियन की जानिब से जिन्होंने पार्लियामेंट को तोड़ा, कब्जा किया और ये वो मारे गए। और दूसरा, उस सारी सूरत हाल के बाद अब उनके जो इलाके थे जहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन्होंने जाकर किया था, वो उनमें से बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। अब ये मामला इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि चीजें सामने आ रही, क्योंकि उन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने ये फलाने इलाके फतह कर लिए हैं, फलाने इलाके फतह कर लिए, और वो फतह करने का चक्कर ये है कि वो इलाके अब उनके हाथ से निकले। उनके मनाजिर आप देख रहे हैं। तो जब ये सारे के सारे इलाके हाथ से निकल रहे हैं, मनाजिर आप देख रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में जो फैमिलीज हैं उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने कहा है कि आप, यानी जो कैदियों के खानदान वाले हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आप इमीडिएटली हमें इस पर क्लैरिफिकेशन दे कि आपने जो कैबिनेट का डिसीजन आया था कि मुसाद का चीफ जो था, जो कि कतर में था, वो आपने वापस बुला लिया, बातचीत खत्म होगी, इसका मतलब है कि हमारे लोग वहां पर सुरंगों में मारे जाएंगे। तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बताएं आपने वहां से सारा हमला क्यों बुलाया। अब वो असल में इतना ज्यादा खतरनाक मामला हो गया है कि उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ये चीज मामला हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। आप ये देखिए, यरूशलेम में एहतजाज हो रहा है, तिल अवीव में एहतजाज हो रहा है, हर जगह पर लोग कह रहे हैं हमारे बंदे लेकर आए। और दूसरा, बजाय कि ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए हमने उनको मारा या हमने यहाँ तक प्रोग्रेस की या कुछ भी हुआ, एक पूरे लेवल पर जाकर अगर आप देखते हैं तो बड़े पैमाने पर आपको ये बात नजर आ रही है कि ये लोग अब जिन इलाकों में गए हैं जहां पर ये दावा कर रहे थे फतह करने का, वहां पर ही इनको लड़ाई का सामना है। यानी 4-4 इनके जो जाते हैं खेप, वो मारी जा रही है। और इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि इनके जो फौजी हैं वो उनको घसीट कर कहां पर ले जाते हैं, टनल्स में ले जाते हैं, सुरंगों में ले जा रहे हैं। कहां से वो निकलते हैं, कहां से वो आते हैं, इजराइल की फौज अभी तक ये डिटरमिन करने में नाकाम रही है। और आप ये देखिए कि इस सारे मामले के अंदर इजराइल के अपने ही मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि असल में गजा से रियल चीजें सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि मीडिया और जर्नलिस्ट को वहां पर जाने की इस वक्त इजाजत नहीं है। तो जब आपने इजाजत नहीं दी तो फिर मामला तो ये होगा। आप ये देखें कि नेतन्याहू के बारे में ट्रंप ने क्या बात की। उसने कहा कि नेतन्याहू इशू रिजॉल्व ही नहीं करना चाहता फलस्तीनियों के साथ। अब इस सारे मामले पर उसने कहा कि वो कोई डील करना ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं है कोई अमन हो। या इस सारे मामले पर जो आज तक हम ये समझ रहे थे कि फलस्तीनी असल में वो हैं, असल में वो डील नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो मुझे ये समझ आ गई है कि इसराइल नहीं करना चाह रहा। अब आप ये देखें कि ट्रंप सपोर्ट करता है इसराइल को, लेकिन अमेरिका के अंदर वो शायद पहला बंदा है कि जिसने ओपनली ये कह रहा है कि यार टेबल पर बैठो, इस लड़ाई को खत्म करो, जो मर्जी करो, तुम इस लड़ाई को खत्म करो, इस जंग को नहीं बढ़ाना। वो बार बार कहता है कि ये जो जंगें होती हैं ये असल में बड़ी ताकतें जो होती है उससे वो उन्होंने पैसा बनाना होता है, माल बनाना होता है। अब आप ये देखिए शराइत क्या सामने आ सकती है। देखिए इसराइल की जो फौज है वो असल में क्या शराइत सामने रखती है। हमास के पास इस वक्त जो कैदी हैं उनके, वो बड़ी तादाद के अंदर फौजी कैदी हैं और वो बड़ी हाई पोस्ट वाले हैं। उनको आप इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि एक के बदले में 3 ले लें, 4 ले लें। वो उसके बदले में बहुत ज्यादा शराइत। नंबर 1 उनकी शर्त यह है कि पूरी जंग आप बंद करें,
आप ये सोचें, अगर वो इलाके, वो टैंक्स और ये सामान और चीजें उनके हाथ में लगना शुरू हो गई हैं, गाड़ियां उनके हाथ में सालिम गाड़ियां लग रही हैं, वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, अपने इलाके, अपनी चीजें, सब कुछ वो उनके हाथ में लगना शुरू हो गई हैं, तो आप बताएं कि फिर आपको शराइत क्यों नहीं मानना पड़ेंगी? शराइत इनके पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो नंबर 1 तो ये सूरत हाल है कि वो शराइत मानने जा रही है। ऊपर से मिडिल ईस्ट से बाकी तमाम ममालिक पूरे वर्ल्ड का प्रेशर है कि आपने बातचीत करनी। अब ये जंग बंदी जब होती है तो उसके बाद इसको कम से कम प्लान ये है हमास का कि हमने मेन जो शर्त रखनी है वो ये है कि इसकी प्रॉपर जंग बंदी हो, पूरी जंग बंदी हो जाए, यानी ये लड़ाई पूरी खत्म हो, फिर उसके बाद करें। इजराइल अभी तक इस नुक्ते पर नहीं आ रहा। ये वही बात है कि अफगान तालिबान ने कहा था कि हम लड़ाई, उन्होंने कहा था कि पहली शर्त ये होगी कि आप लड़ाई रोके। उन्होंने कहा था जो मर्जी हो जाए हमने लड़ाई नहीं रोकी। अमेरिका ने कहा चलो निकलो यहाँ से, कोई मुज़ाकरा नहीं। फिर लड़ाई शुरू होगी, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन करो, मारो इनको। वो करते 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 फिर वो बात होगी और कई महीनों बाद उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बातचीत का आगाज करो। तो पहली जो मेन शर्त इन्होंने अब रखने जा रहे हैं वो ये शर्त रखने जा रहे हैं कि ये जंग जो है वो खत्म होगी। अफगान तालिबान ने कहा था जंग चलती रहेगी अनटिल कि आपका एक भी बंदा यहां पर हो। तो ये असल सूरत हाल है कि उन्होंने ये बात कही है। देखिए उनके फौजी मारे जा रहे हैं, फौजियों के खानदान वाले जो रो रहे हैं, उनके कोलीग्स रो रहे हैं कि आपने हमें एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसका ना हमें पता है, ना सर है, ना पैर है। और इजराइल के मीडिया में ये बात कही गई है कि शायद ये इजराइल की तारीख की नहीं, दुनिया की तारीख की सबसे मुश्किल जंग है। हमने जो अर्ली एस्टीमेट लगाया हुआ था, जो इंटेलिजेंस मालूमात की बिना, देखिए एक फौजी जो होता है उसने ली होती है ट्रेनिंग, जैसे आम इजराइल का फौजी होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग जो होती है उसके साथ जो स्ट्रेटजी बनानी होती है वो तो सारी की सारी जो इंटेलिजेंस मालूमात होती है उसकी बिना पर होता। तो इंटेलिजेंस मालूमात अभी जो इनको प्रोवाइड की गई थी कि हमास की कैपेबिलिटी इतनी है, ये हफ्ता 7 दिन तक गुजार सकते हैं हम आम लोगों को वहां पर जब मारते हैं या वहां पर हम स्ट्राइक करते हैं। तो उसके बाद बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, चीज़ें गिर जाती हैं, खौफ की फिजा होती है, हम यहाँ से इनको निकाल देंगे तो उसके बाद हम इनको चुनकर मारेंगे, हम सुरंगों में पानी फेंकेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये असल में आज तक उनकी सारी प्लानिंग थी। वो सारी प्लानिंग तो बर्बाद है। उनको आप ये देखें कि आपने एक खेप भेजी है अपने ऑफिसर्स की और वो खेप पहले तबाह हो जाती है, दूसरी तबाह हो जाती है, तीसरी तबाह हो जाती है, और ये वो आपके एलीट कमांडोज हैं और फिर आपको एयर स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं चल पा रहा। असल यहाँ पर जो उनकी वीकनेस है वो इस बारे में लाइल्म थे कि, और अभी तक उनको ये नहीं पता कि सुरंगें कहाँ कहाँ पर हैं, ये लोग निकल कर कहाँ पर आ सकते। क्या ये सूरत हाल देखा जाए तो ऐसा है कि 50,000 के करीब अगर लेट से इनके जो सपोर्टर्स हैं कुछ है, उनमें से 30-40 हज़ार इस वक्त मैदान में हैं और वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में हैं। अब हो सकता है ये किसी एक बिल्डिंग को फतह कर ले, हो सकता है उन्होंने वहां पर कोई खुफिया सुराग बनाए और वहां से वो निकल कर अचानक मार दे। यानी जो कल की जो सारी सूरत हाल है वो तो आप सबने देखी है। तो अब कुल मिलाकर जो सारे का सारा मामला आ रहा है ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनके पास लड़ने के लिए जो स्ट्रेटजीज थी वो सारी खत्म होगी। आप पहले 70 दिन में मैक्सिमम अपनी जो एफर्ट लगा सकते हैं वो आपने लगा दी हुई है। इसके बाद आपने वो तमाम हथियार इस्तेमाल कर लिए, सारी इंटेलिजेंस मालूमात आपने कर ली। सब करने के बाद अब मामला वो आ गया जो अमरीकी फौज के साथ हो रहा था, अब सामान इनका हाथ से जा रहा है। आप ये सोचे हैं कि अमेरिका अगर इनको हथियार देता और वो हथियार हमास के पास लग जाते हैं तो वो तो इस्तेमाल करेंगे, जैसे अफगान तालिबान ने किया था। अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौज का सामान उन्होंने अपनी पूरी बदरी फोर्स तैयार कर ली थी। वो कमांडोज जो इनके नेवी सील के कमांडो से उस जैसे उन्होंने बदरी फोर्स के कमांडोज इस्तेमाल कर लिए थे। तो अगर आप देखें तो करते 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 सूरत हाल बिल्कुल इस लेवल पर आ चुकी है कि जहां पर इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा। अब वो इस डील के अंदर चाहेंगे कि मैक्सिमम गेन करें, और हमास को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हमने इस डील के अंदर जरा भी ऊंच नीच की, यानी मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने लचक का मुजाहरा कर दिया, जो कि वो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वो इनको ज्यादा अच्छी तरह समझे, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात ज्यादा है। वो असल में डील में क्या करना चाहेंगे, वो ये करना चाहेंगे सामान, चीजें, जंग बंदी, साथ साथ वो इसको लंबा लेकर जाएंगे। अब देखिए जब जंग रुकती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार इसको रुकना चाहिए, हर मुल्क यही कह रहा है कि इसको रोके, इसको। मिडिल ईस्ट के अंदर तो इसराइल को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि इसराइल चाह रहा था जंग बाहर निकले और सारे मिडिल ईस्ट ममालिक में फैल जाए। वो ये नहीं चाह रहे। इलेक्शन हो रहे हैं, कोई मुल्क ऐसी सपोर्ट नहीं चाह रहा। आप सोचिए इवन के मोदी अभी तक
इस बात में आगे बढ़कर इजराइल ने जो पहले उसने स्टार्ट किया, सपोर्ट किया, ऐलान किया, और सारे ममालिक ने किया जब हम 7 अक्टूबर का हमला किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसराइल को सपोर्ट खत्म होती गई पूरे वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि जो मनाजिर आ रहे थे उसमें वो आम लोगों को मार रहे हैं, वो वहां बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, पूरा गजा उन्होंने खंडर बना दिया है। तो वो जो सपोर्ट थी हर मुल्क की लोगों की, वो सपोर्ट उनसे चली जाती रही। उन्होंने कहा जी अच्छा आपकी लड़ाई हम से तो उनको मारे, आप दूसरों को क्यों मारे? वो करते 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 मामला बड़ा खतरनाक हो गया। और मोदी ने भी इवन के उसको पता चंद महीने बाद इलेक्शन, उसकी पार्टी भी मजबूत है, लेकिन वो किसी भी तरह पर ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहा इजराइल की, बल्कि वो कह रहा है कि बातचीत हो रही है। अब ये सारे कह रहे हैं, आप ये देखें कि एक वेव है इजराइल के खिलाफ जो कि इंडिया के अंदर मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में और बाकियों में भी पाई जा रही है। और वो पाई जा रही है कि यार देखो ये आम लोगों को मार है। यानी आप ये देखें कि सारे मामले पर इजराइल को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि लड़ाई तुम्हारी थी हमास से लड़ाई है, वो तो तुम्हारे टैंक्स तबाह करें, वो तो तुम्हारी चीजें तबाह करें, ये सारा कुछ वो तुम्हारा तबाह करें, तो तुम फिर उसका बदला आम लोगों से क्यों ले रहे हो? इस बात का इजराइल के पास कोई जवाब नहीं। अब उन्होंने डाला है, पहले तो उन्होंने कतर को डाला था, अब असल में उन्होंने मिस्र को डाला। मिस्र असल में इसराइल के काफी करीब है और वो चाह रहा है कि डील उनके थ्रू हो। आप जानते हैं कि इस वक्त इस्माइल हानिया और बाकी सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि कतर से ले वो निकल गए। और जब इन्होंने ऐलान किया था, इनके जो शिन बैत का डायरेक्टर है उसने कहा था कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं इनको, अब तो ये जहां भी मिलेंगे तो हम इनको मारेंगे। तो वो सारे इस वक्त अंडरग्राउंड है। तो इस सारी सूरत हाल में वो प्रेफर कर रहे हैं कि मिस्र के थ्रू डील हो, कि शायद कतर जो है वो लचक दिखाता है इन मामले। वो कतर पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी वो इस्माइल हानिया और इन सबको सपोर्ट करता है, वो फाइनेंशियली पैसा देता है, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर आप जो मर्जी करें, यानी आप जो मर्जी करते रहे, इजराइल की गवर्नमेंट जो वादे कर रही है मिलिट्री वो उनके वो पूरे नहीं कर पा रही। वादे हो रहे हैं उन चीज़ों की बेस के ऊपर जो वो हो ही नहीं सकते। यानी जी हम गजा फतह करेंगे, हम वेस्ट बैंक फतह करेंगे, हम उसके बाद जी वो एक डील उन्होंने आप अंदाजा कर लिए हिजबुल्लाह को भी दे दी है। हिजबुल्लाह को कह रहे हैं कि जी आप बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर चले जाएं ताकि आप हमारे साथ डील करें, नहीं तो हम आपसे लड़ाई कर लेंगे। यानी एक तरफ आप लड़ाई जीत नहीं रहे, या तो आप पावर हो ना, कोई अमेरिका जैसी सुपर पावर हो तो समझ भी आती है। जो 2001 में अमेरिका था, इजराइल थोड़ी है वो। तो आप ये देखिए लोग बेजार हो चुके हैं, दुनिया में इकोनॉमी तबाह हो